चलिए बेटा हम लोग आगे देखते हैं। केस 2। पहले केस में हम लोग ने जो बात करी थी वो नॉर्मल केस हमारा था प्रोजेक्टाइल मोशन का। जैसे कि हम बात करें अभी तक हमने केस 1 में क्या देखा था। केस 1 की हमारी जो कहानी थी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पार्टिकल यहां से किसी स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया और ये ऐसे चला गया। केस 1 हमने ये पढ़ा है और इसके अंदर फिर हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी इसकी देखी थी। केस 1 के अंदर ही हमने उसे खत्म कर लिया। अब केस 2 के बारे में बात करते हैं। तो केस 2 में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं उसको समझिए। केस 2 में मान लीजिए कि एक कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है। इस तरीके से क्वेश्चंस दिए रहते हैं कि एक बिल्डिंग है, वहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया या एक टावर बोल दिया गया है ना। टावर बिल्डिंग मतलब एक हाइट से पर्टिकुलर बात हो रही है, किसी एक हाइट से हम बात करें। तो मान लीजिए इस बिल्डिंग की हाइट h है और मैंने बोला कि यहाँ पर आपके पास एक बॉल है जिसे हम पहले समझाते हैं कैसे कैसे केस बन सकते हैं, फिर उनके ऊपर हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं ना। देखिए एक तो ये बात हो गई। दूसरा एक और केस ले रहा हूं। जैसे हमारे पास एक ये है, तीसरा केस ले लीजिए। हाइट मैंने बिल्डिंग की सभी की सेम मानी है, ये भी h है, ये भी h है। फिर से हमको ध्यान रखना है पीछे जैसी कहानी, जैसे कि हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में बात करी थी कि जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना पड़ता है। तो फिर हमने कई तरीके की बातें देखी थी। वहां पर भी देखा था कि किसी बिल्डिंग पर जाके हमने बॉल को ऊपर फेंका, नीचे फेंका, है ना, रिलीज किया। वो 3 केसेस हमने वहां पर भी समझे थे। यहाँ पर भी हमें यहाँ पर यही सेम चीजें यहाँ पर भी समझना है। जब भी आपको इस तरीके की बातें हैं तो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ से मानेंगे? जहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ से 0,0 से यहाँ से बॉल को फेंकिए और मैंने मान लिया कि इस तरीके से फेंका गया, ठीक है। तो इससे पहले हटाते हैं, फिर इसके पाथ को समझिए। पहले पाथ कैसा होगा इसका। बॉल यहां से ऐसे जाएगी और ऐसे जाके ऐसे ग्राउंड पर हिट करेगी, ठीक है। तो ये एक हमारा केस। इस केस 2 के अंदर आप कह सकते हो कि हमने ये केस बन ए लिया। केस 2 के अंदर हमने केस ए माना ये। तो एक काम करते हैं, पहले इसको समझ ही लेते हैं, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सारी चीजों को देख लेते हैं। देखिए यहां पर हमने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम माना, तो हमारे पास ये यहां से एक्स एक्सिस हो गई और ये वाली वाई एक्सिस हो गई। इसके लिए सबसे ज्यादा अगर हाइट मैक्सिमम पूछी जाए तो आपके पास ये बनेगी, मैक्सिमम हाइट इसकी ये बन जाएगी। बोलो भैया, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक कितना है? ये स्मॉल h है। यहां से लेके यहां तक है तो हम इसे कैपिटल H मैक्स। तो ये तो नॉर्मल केस बन गया, जैसे हम लोग नॉर्मली टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे और मैक्सिमम हाइट निकालते थे, तो वही मैक्सिमम हाइट हमारे पास तो ये बन गया। क्योंकि अगर मैं इसको एक सरफेस मान लूं तो ये तो ऐसे समझिए कि हमने केस 1 वाला केस को समझाया, ठीक है। ये आ गया। तो हम यहाँ पर एक मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं, साथ में रेंज निकालना चाहते हैं। फिर से बात वही आएगी कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोगों को कौन सा कंपोनेंट ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग बोलेंगे कि हमको सिर्फ बाई कंपोनेंट पर फोकस करना चाहिए जब बात आए टाइम ऑफ फ्लाइट की और मैक्सिमम हाइट की। लेकिन रेंज में कौन सा कंपोनेंट देखते हैं? तो रेंज में हम कंपोनेंट देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमें क्या क्या करना है, तो एक एक चीजें समझ लेते हैं। पहले इसके कंपोनेंट यहाँ पर लिखिए। तो यू एक्स हमारा जो होगा वो बन जाएगा यू कॉस थीटा। इसी तरीके से यू वाई कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यू साइन थीटा। इसी तरीके से हमारे पास ए एक्स कितना होगा, तो हम बोलेंगे 0 होगा। और ए वाई कितना होगा, तो अभी भी माइनस का जी होगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, जैसे पहले था अभी भी वही है, ठीक है। अब हमें 3 बातें फिर से वही सेम बात है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए भैया देख लेते हैं पहले कैसे करना है। तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको मैंने बोला वाई कंपोनेंट करना पड़ेगा।
तो y कंपोनेंट आप कैसे करेंगे, तो हमारे पास देखिए एक v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला टर्म आता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाले में अगर y कंपोनेंट लेंगे तो क्या हमारे पास टाइम आ सकता है, आ तो सकता है, लेकिन हमको मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, इसकी फाइनल नहीं पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन का कोई फायदा नहीं। हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन में दो ही इक्वेशन है जहां पे टाइम आता है, एक पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और एक हमारी सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन हैं जो टाइम की हैं, तो पहली वाली इक्वेशन से हम लोग निकाल नहीं पाएंगे टाइम क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास टाइम इक्वेशन है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ए वाई हमें मालूम है, तो सब कुछ पता है तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने सेकेंड इक्वेशन y डायरेक्शन में लगाई और लगाई एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ और ए बाई और टी स्क्वायर। आप बताइए इस बॉल का अगर बॉल यहां से अगर ग्राउंड पर हिट करती है तो y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होती है, तो हम बोलेंगे y डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है माइनस एच, तो आप लिखेंगे यहां से माइनस एच और इज इक्वल टू स्टार्टिंग की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी जो कि हमारे पास था यू वाई, हमारे पास था यू साइन थीटा इंटू का टी और माइनस का हाफ इंटू का जी और इंटू का टी स्क्वायर। इस इक्वेशन की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और हम इस यहां से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने ये वाला केस देखा था जब एक टावर से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो सेम सब कुछ वही है, सिर्फ वहां पर आपके पास यू था और यहाँ पर यू साइन थीटा है। ऑब्वियस सी बात है, हमको वर्टिकल कंपोनेंट लेना है तो वही कंसिडर करना है, तो वहां पर भी हमने इस तरीके के केसेस देखे थे, यहाँ पर भी सेम रिपीट हुए। तो यहाँ से आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हो, एक टाइम नेगेटिव आएगा एक टाइम पॉजिटिव आएगा, ठीक है, कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, आगे अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करें तो क्या बताओगे, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपको ये वाला टर्म पहले निकालो आप, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कितना होगा वो समझिए पहले। ग्राउंड से तो हमारे पास h प्लस एच मैक्स होगा, यहां से लेके यहां तक की पूरी हाइट हमारे पास ये होगी मैक्सिमम हाइट, ये ग्राउंड है। लेकिन अगर हम यहां से लेके यहां तक का एच मैक्स निकाले तो कैसे निकालोगे, तो भैया ये तो पुराना वाला केस बन गया, हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ये तो पुराने वाला केस है हमारे पास, तो हमने ये लिख लिया, क्लियर है। तो ये हम यहां पर वैल्यू रखेंगे और हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। फिर एक बात आती है हमारे पास रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। देखिए यहां पर अगर हमें ये निकालना होता इसकी मैक्सिमम हाइट, तो भी हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो आप इक्वेशन यूज कर सकते थे थर्ड इक्वेशन, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे आपको याद होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने ऐसे किया था, और अभी जस्ट इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले केस में भी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए भी हमने ये यूज किया था। तो वैसे ये सब कुछ हमने कुल मिला के हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू उठा के रख दोगे तो हमारे पास ग्राउंड से ये वाली जो हाइट है मैक्सिमम वो आ जाएगी। रेंज कैसे निकालोगे आप, तो रेंज कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो हम जानते हैं कि एक्स कंपोनेंट है। तो आप अगर रेंज कैलकुलेट करना चाहते हो इस केस का, तो रेंज भैया हमारे पास जो बनेगा वो हम लिख सकते हैं, अब लिखेंगे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, तो हमारे पास हो जाएगा एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये टर्म हमने यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास यू कॉस थीटा और ये इनटू का टाइम, और ये कहलाएगी हमारी रेंज। अच्छा, यहाँ पर टाइम कौन सा है, तो टाइम वही है जो हमने अभी इक्वेशन बनाई थी कि माइनस का एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू का टी और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने बोला था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास टी के दो रूट्स आएंगे, एक टाइम नेगेटिव होगा और एक टाइम पॉजिटिव होगा, तो जो टाइम पॉजिटिव होगा उसी टी की वैल्यू को उठा के हम अगर यहाँ रख देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगा। चलिए, जो बातें मैंने आपको समझाई हैं इसको एक क्वेश्चन के जरिए से समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मतलब फील होगा ये बातें कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और देखिए, यहां पर एक टावर है जिसकी हाइट ग्राउंड से 40 मीटर है, ये ग्राउंड है,
और इसमें 20 मीटर पर सेकेंड से इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर। तो आपको अभी जो बताया था वैसे ही होगा, बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे हिट कर जाएगी। कुल मिला के आपको फिर से फाइंड करना है 3 चीजें कि हमको ये हमने मान लेता हूं एच डैश पूरा कंप्लीट एच डैश है, तो आपको एच डैश कितना लिखना है, तो चलो पहले आप यही निकाल लेते हैं। हमें नहीं निकालना यहाँ पर टी एच डैश और रेंज कितनी आएगी, तो चलो पहले एच डैश निकाल लेते हैं। हमारे पास एच डैश जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास होगा 40 और प्लस का एच मैक्स। अभी एच मैक्स कौन है, तो एच मैक्स तो ये है, ये एच मैक्स है। अभी एच मैक्स कैसे निकालोगे आप, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिखिए और यहां से लिखो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आपके पास u की वैल्यू कितनी दी है, आपके पास u की वैल्यू है 20 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 37 डिग्री अपॉन 2 इंटू का 10। आपके पास हो गया 400 और प्लस का ये हो जाएगा 9/25 और अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 20। आप अगर यहाँ से देखेंगे और काट दीजिए, ये 5 और ये 4, तो 36/5 मीटर इसकी आ गई एच मैक्स। तो हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई इतनी। अब कुल मिला के हमें निकालना क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लिखोगे एच डैश इज इक्वल टू 40 प्लस का 36/5, जो भी है ये आंसर आ गया। कुल मिला के कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, आपके पास आ गया एच डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा 200 और हो जाएगा 236/5 मीटर। तो ग्राउंड से इतनी हाइट इसकी मैक्सिमम अचीव होगी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। क्लियर है, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी बन गई 236/5। फिर हमारा अगला आता है क्वेश्चन कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकालेंगे। तो मैंने अभी आपका एच डैश तो कैलकुलेट कर लिया, अब हम बात करते हैं यहां से कि टी कितना आएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा। चलो भैया इसको भी देख लेते हैं। चलो देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने जो इक्वेशन आपको बताई थी कि सेकेंड इक्वेशन यूज करिए वाई डायरेक्शन में। यहां से आप लिखेंगे एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए बाई टी स्क्वायर। आप बताइए कि अगर हमने बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया तो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमें भैया यही मानना पड़ेगा जहां से बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये 0,0, बॉल नीचे की तरफ बाई में कितना चलिए तो बोलेंगे -40। तो आपने लिखा -40 इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट इसका कितना आएगा, तो अगर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट देखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। तो अब इनको हम रखते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा 12 इंटू का टी माइनस का, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए वाई की वैल्यू मैंने 10 मान ली, मतलब जी की वैल्यू 10 मान ली और नेगेटिव होगा तो -5 इंटू का टी स्क्वायर। आप इस टर्म को इधर लेके आइए तो आप लिखेंगे 5t स्क्वायर माइनस का 12t और माइनस का 40 और इज इक्वल टू 0। चलिए भैया इसे देखते हैं हम। अब अगर हम यहाँ से t की वैल्यू अगर निकालें तो आ जाएगा प्लस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का 5 और इंटू का -40 और अपॉन में 2 इंटू का 5। ये हमारे पास आ गया। चलिए भैया और देखते हैं इसे, तो 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 144 और ये आपके पास हो जाएगा यहां से 20 और 40 800 डिवाइडेड बाई यहां से हो जाएगा आपके पास 10। ठीक है ना, मैंने सही किया ना, ये 20 और 40 तो 20 मतलब 2 जीरो अलग, हाँ ठीक है ये। अच्छा यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 प्लस माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास 944 और अपॉन का 10। देखिए भैया
अगर आप इसे माइनस साइन लेते हो तो कंफर्म है कि ये वैल्यू आपकी 12 पे बहुत ज्यादा है, तो ये टाइम निगेटिव आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस केस में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसमें एक टाइम की वैल्यू निगेटिव होगी और एक आपकी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि दो टाइम ऑफ फ्लाइट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बॉल अगर जा रही है तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो एक ही आएगा। तो आपके पास कौन सा आना है, तो आना है आपके पास सिर्फ पॉजिटिव टर्म, और क्या आएगा वो देखिए। मैं इसको इधर मिटा ले देता हूं। देखिए यहां से आपके पास जो आएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 प्लस √944 अपॉन, जो भी वैल्यू आ गई ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो रेंज निकालने के लिए आपको एस एक्स यूज करना होता है और यू एक्स इंटू का टी, यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ही हमने आपको बताई थी कॉन्सेप्ट में, जब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसमें। तो क्या करेंगे, ये टर्म तो जीरो हो गया, आपके पास हो गया 16 इंटू और ये टी, और टी की वैल्यू उठा के आपको यहां रखना है। तो आपके पास आ जाएगा यहां से 12 प्लस √944 और अपन का 10, जो भी है ये हमारी रेंज आ गई। तो इस तरीके का आपको सोचना था, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। पहले मैं आपको बेसिक इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं कि जो हमारी मेन चीजें हैं वो इसकी क्या है, फिर इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको कराऊंगा, है ना। जेई मेन, नीट और बोर्ड का क्वेश्चन समझिए, ये एक तरीके से बोर्ड के क्वेश्चन है ना। और इसके बाद हम आपको जो कराएंगे कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद, फिर आपको कराएंगे हम जेई मेन, नीट और कुछ अच्छे अच्छे एडवांस के क्वेश्चंस भी करा देंगे। चलिए देखिए, तो आपका ये केस हो गया ए, केस 2 का केस है। अब केस 2 का केस बी देखो, यहां पर ये टावर है, बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये है कोऑर्डिनेट 0,0। तो बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे ग्राउंड पर हिट करेगी। तो भैया अगर हम यहां से बात करें, फिर से बात वही आती है, तीन बातें कि इसका टी कैसे निकालोगे, एच कैसे निकालोगे और रेंज कैसे निकालोगे, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो एक बात तो समझ में आती है कि अगर हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, तो अगर बिल्डिंग की हाइट अगर हमारे पास एच दी है, तो एच ही इसका एच मैक्स होगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो वैसे ही नहीं जाएगा। समझ में आ रहा। तो इसका मैक्सिमम हाइट की बात, मतलब बात करना तो बेकार ही है। अगर हम देखें कि इसका एच मैक्स जो बनेगा, वो तो जो बिल्डिंग की हाइट है वो तो वही होना है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मानते कि नहीं मानते। अब बात ये करते हैं कि हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और मैक्सिमम हाइट, सॉरी रेंज निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप जानते हो कौन सा कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं, तो करते हैं वाई कंपोनेंट। सेकंड इक्वेशन यूज करिए वाई डायरेक्शन में, और रेंज निकालिए एक्स डायरेक्शन में, वो भी सेकंड इक्वेशन। तो देखो भैया क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर हम देखें तो क्या देखेंगे, देखो सबसे पहली बात यह है कि इसका यू एक्स जो बनेगा वो तो यू है, यू वाई इसका 0 है, और ए वाई इसका -g है, और इसका ए एक्स जो है वो 0 है। ठीक है, ये बात आ गई। तो भैया यहां से क्या करोगे, आप लिखिए यहां से एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो हम अगर बात करेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बोलेंगे फिर से ये नीचे आया है वाई डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट 0 हो गया, माइनस का हाफ और g और t का स्क्वायर, यहां से ये कट गया। इसका अगर टाइम ऑफ फ्लाइट देखा जाए तो ये फॉर्मूला आप याद रखना 2h अपॉन g होता है। केस बी में अगर कभी भी अगर आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछा जाए, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आप याद रखना। क्लियर है। चलो भैया और देखिए, रेंज निकालिए आप। रेंज निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस का टी और प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये 0, यू एक्स कितना हो जाएगा, वो तो यू ही है आपके पास,
और टी कितना आया था, तो अभी आपने टी निकाला था, वो टी कितना आया था अंडर रूट में 2h/g, ये इसकी रेंज होगी। तो इस केस का अगर रेंज आपको याद करना है तो रेंज का फॉर्मूला आप इसे याद करिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला बताया वो आपका वो आ जाएगा। अगर वेलोसिटी के बारे में बात करेगा तो वेलोसिटी जो हिटिंग वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो आप वो भी निकाल सकते हो कि किस इसका y कंपोनेंट अगर हम बात करें इसका vy कितना होगा, ये भी निकालना है। तो कैसे निकालोगे vy, वो भी देख लेते हैं। vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस का 2ay और sy। आप जानते हो स्टार्टिंग की वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, ये आपको कैलकुलेट करना है, प्लस का 2 माइनस का g और माइनस का h। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास vy इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh। तो ध्यान रखना कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इसकी होती है वो ये आती है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर vx बोलोगे तो अभी भी u के बराबर होगा। और अगर आपसे कोई पूछता कि यहाँ पर जो हिटिंग वेलोसिटी v है वो कितना होता, तो v बोलते आप अंडर रूट में ux का स्क्वायर प्लस का uy का स्क्वायर, और ये कितनी वैल्यू दी है, तो uy की वैल्यू ये दी है और ux की वैल्यू u दी है। तो आप इनका स्क्वायर करोगे तो हमारे पास v आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा ये, तो आपके पास हो जाएगा अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस का 2gh। ये आपके पास मेन वेलोसिटी आएगी जो यहां पर जिस तरीके से ये हिट करेगा, ये वाली ऐसे, समझो ना, ऐसे आएगी और ऐसे जो हिट करेगी वो डायरेक्शन बता रही है। उसके दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। तो हम ये वाली पूछ रहे हैं जो कि ये क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा और वो यही आएगा। ठीक है, इससे u ना लिख के v लिखो आप। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए एक मैं डेटा के फॉर्मेट में एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं इसमें, एक टावर है जिसकी हाइट, पीछे ही वाला डेटा लेता हूं, 40 मीटर इसकी हाइट है, और हॉरिजॉन्टली मैंने 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया। तो फिर से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये 0,0। अब तुम क्या करोगे, तो भैया पहले तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट निकालने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो टावर की हाइट है वही इसकी मैक्सिमम हाइट है। हमको निकालना है यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज कितनी होगी और किस वेलोसिटी से ये हिट कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे हिट करेगा तो मैं इसकी हिटिंग वेलोसिटी v कैलकुलेट करना है। एक ये हो गया, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और इसकी रेंज कितनी होगी, ये हमको निकालना है। चलो भैया देख लेते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में आपका होता है अंडर रूट में 2h/g। तो कितना होगा, तो t की वैल्यू आपके पास आ गई अंडर रूट में 2 इंटू का 40 और अपॉन का 10, वैल्यू आ गई आपके पास 2√2। अगर देखेंगे तो यहां से हमारे पास बन गया t की वैल्यू 2√2 सेकेंड, ये आ गया। इसी तरीके से अगर आपको रेंज निकालनी है तो आपके पास था 2h/g। अभी फॉर्मूला देखा था, आप लिख सकते हो ux इंटू का t। तो u कितना दिया है आपके पास, 20 दिया है, और ये वैल्यू कितनी है, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। आप इसको उठा के रखिए तो 2√2, तो रेंज आ गई आपकी 40√2 मीटर। इसके लिए रेंज ये आ गई। बाकी आपको एक वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी vy क्या होता है, तो अंडर रूट में 2h/g होता है। अगर आपको मान लो फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने सिखाया था कौन कौन सी इक्वेशंस यूज करनी है, तो आप वो याद रखिए, तो भी आप इसका फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हो। और अगर आप याद कर पाओ तो याद कर लीजिए, और अगर नहीं कर पाते तो याद, मतलब दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इक्वेशंस कैसे यूज करनी है वो याद रखना है, और रिजल्ट भी याद करना है। इन केस अगर मान लीजिए कि आप रिजल्ट भूल गए तो उन इक्वेशंस पे आप जाइए और वहां से चीजों को ड्राइव कर लीजिए। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चीज है यहाँ पर। तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू का g इंटू का 40, ये आ गया भैया। तो यहां से क्या करोगे आप, यहां से आपके पास ये आ गया
2 इंटू का 400, वैल्यू आ गई कुल मिला के 20√2 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी ये वाली। वी वाई ये आ गया, और Vx कितना होगा, तो Vx तब तो पहले ही जानते हो, Vx कितना दिया 20। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका V कितना आएगा, जो हिट कर रहा है ये वाला V, तो आप बोलोगे सर Vx का स्क्वायर प्लस का Vy का स्क्वायर। Vx कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 20 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 20√2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 400, और ये कितना हो गया आपके पास 800, कितना वैल्यू आ गई, तो आपके पास हो जाएगा 10√12 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो इसमें से भी क्या करो, 2 बाहर निकाल दो तो 3 अंदर बचेगा, तो 2 बाहर निकालोगे तो 20√3 भी आंसर आ जाएगा इसका। अगर आप चाहते हो तो v को ये भी लिख सकते हो 20√3 मीटर पर सेकेंड, या तो ये या तो ये। तो ये हमारा केस भी हुआ। अभी मैं जो बातें कर रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक, उन पर्टिकुलर केसेस में अगर कोई भी चीज सोचनी है तो क्या सोचनी है, अभी तो मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं। इससे रिलेटेड कितने कितने अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आपको सब वैसा कराऊंगा जैसे कि जो भी आए हैं क्वेश्चंस या आने वाले हैं। चलिए और देखिए, इसी तरीके से हम केस 2 का केस सी देखता हूं। ये है टावर, ये है हमारे पास एक्स एक्सेस, ये हमारे पास है वाई एक्सेस। बॉल को यहां से ऐसे फेंका गया किसी यू स्पीड से, और ये दिया एंगल थीटा। अब इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए, बॉल जाएगी तो ऐसे जाएगी। कहानी फिर से वही आती है कि हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, और रेंज बताना है, और मैक्सिमम हाइट बताना है। अभी भी देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि मैक्सिमम हाइट तो वही होगा जो एक्चुअल में इस बिल्डिंग की हाइट है। तो बिल्डिंग की हाइट को मैं h मान लेता हूं। बार बार मैंने तीनों केस में स्मॉल h को ही बिल्डिंग का हाइट माना है, मतलब बिल्डिंग की हाइट में सेम मान रहा हूं। तो चलिए भैया इसे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। पहला केस तो आपके पास यही हो गया कि मैक्सिमम हाइट जो आएगी मैक्सिमम जो हाइट आएगी वो तो आपके पास स्मॉल h ही रहेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करोगे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए फिर से आपका सेकंड इक्वेशन वाई डायरेक्शन में यूज करना है। तो आपने लिखा यहां से, बताइए क्या इक्वेशन लिखोगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको दिया क्या क्या है, तो आप लिखिए इसका कंपोनेंट लिखिए पहले x में, तो आपका हो जाएगा u cos थीटा। फिर लिखिए आप y में, तो हो जाएगा माइनस का u sin थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट नीचे जाएगा और ये कंपोनेंट इधर जाएगा। अच्छा, यहां से आपके पास ax कितना होगा, तो बोलोगे सर 0 रहेगा। ay कितना होगा, अभी भी -g होगा। इनमें अभी भी तक चेंज नहीं आया, केस 1 में और केस 2 में दोनों में सेम ही है। तो क्या लिखोगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हुआ ओरिजिन से, तो आप बोलोगे माइनस का h माइनस का u sin थीटा इनटू का t और माइनस का हाफ और जी टी स्क्वायर। इसको आप काट दीजिए, यहां से आ जाएगा आपके पास h इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। फिर से बात वहां पर यही आएगी कि एक टाइम पॉजिटिव और एक टाइम नेगेटिव आएगा, तो आपका नेगेटिव वाला टाइम कभी पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो जो भी होगा वो टाइम पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। अच्छा, एक बात ये आ गई। अच्छा, इस यहां से आप टाइम निकाल लोगे, टी आ जाएगा। फिर बात आती है कि भैया रेंज कैसे निकालेंगे, तो फिर से पुराना फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, और वो भी किस डायरेक्शन में, तो हम करेंगे एक्स डायरेक्शन में। भैया यहां पर देखिए, हम अगर रेंज के बारे में बात करें तो रेंज में क्या करेंगे, तो हम लोग फिर से लिखने वाले हैं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस का हाफ और ए एक्स और टी स्क्वायर। तो ये यहां से 0 हो गया। आपके पास यहां से वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप लिखोगे यू कॉस थीटा इनटू का टी, और ये बन जाएगी हमारी रेंज।
यहां पर ये टाइम कौन सा है, तो टाइम वही है जो अभी इसमें कैलकुलेट किया, वो टाइम की वैल्यू यहां रख दीजिए और आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछने लगे कि ये बताइए कि जिस डायरेक्शन में ये हिट कर रही है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो फिर से यहां से एक vx लिखिए और एक vy लिखिए। vx और vy कैसे लिखोगे, तो vx के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, है ना, सॉरी सॉरी, ये टर्म तो जीरो हो गया, आपके पास vx वही आएगा जो हमारे पास ux है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और vy क्या होगा, तो आप लिखोगे uy और प्लस का ay इंटू का t। तो vy कितना होगा आपको निकालना है, ये कितना आ जाएगा, तो आप लिखोगे माइनस का u साइन थीटा माइनस का g और इंटू का t, जो भी वैल्यू आएगी आपके पास ये vy आ जाएगी और इसको रख के आप आंसर निकाल लोगे। और रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ जाएगा इसका, v आ जाएगा हमारे पास vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। केस ए में भी आप अगर ये चीज चाहते तो केस ए में भी कर लेते, तो उसमें क्या अंतर आता, ये एक्स में तो चेंज नहीं होता, केस ए का बता रहा हूं जिसमें बॉल को हमने ऐसे फेंका था, उस केस में जहां पर हिट करेगी वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक vx और एक vy। तो vx तो यही रहेगा और vy में क्या होगा, vy में जहां पर ये माइनस लग रहा है वहां पर वो पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सिर्फ सब कुछ यही, तो आप इनकी वैल्यू उठा के रख दो आंसर। चलिए इसका भी मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं फिर देखते हैं। देखो यहां पर मैंने बोला कि यहां से सेम उतनी 20 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर इसे फेंका जा रहा है, इसको ओरिजिन मानिए और हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, फिर से ये ऐसे जाएगा और ऐसे हिट करेगा ग्राउंड। आपको ये v कैलकुलेट करना है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करिए और रेंज करिए क्योंकि हाइट निकालने का कोई फायदा नहीं है। डेटा अभी भी मैं सेम ले रहा हूं, टाइगर की हाइट हमने 40 ले ली, तो पीछे ए केस में भी हमने यही लिया था और बी केस में भी वही लिया और मैंने सी केस में भी वही लिया। मैं एच और यू और थीटा को चेंज किया ही नहीं है, तीनों केस में ए बी और सी में सेम ही ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज में बदलाव आएगा, आप खुद ही कंपेयर करना सारी चीजें कि उसकी हाइट तो क्लियर दिख ही रही है कि केस ए में तो सबसे ज्यादा होगी, बिल्डिंग की हाइट के साथ में एच मैक्स जोड़ रहे हैं, लेकिन केस बी में और केस सी में हाइट बिल्डिंग की ही हाइट मैक्सिमम हाइट है, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में तुम खुद बता के देखिए, केस ए केस बी और केस सी में सोचिए टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा ज्यादा होना चाहिए, जरा दिमाग लगाइए आप। ठीक है, खुद समझ में आएगा। तो बाकी हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है तो हम सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए बाई टी स्क्वायर। बताइए अगर हम इसके कंपोनेंट देखें तो पहली बात तो जो यू वाई होगा वो तो आपके पास कॉस में आएगा तो 16 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी यू एक्स, और जो यू वाई होगा वो माइनस का 12 होगा, ए एक्स जो होगा वो 0 और ए वाई होगा उसे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो माइनस का 40 लिखिए, माइनस का 12t लिखिए, माइनस का आप डायरेक्ट 5 लिख लीजिए क्योंकि ये वैल्यू हमने आपको 10 रख के हाफ से काट दिया, तो यहाँ से माइनस खत्म हुआ, तो 40 इज इक्वल टू 12t और प्लस का 5t स्क्वायर। इसको इधर लेके आइए तो हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस का 12t और माइनस का 40 और इज इक्वल टू 0। देखिए भैया यहां से क्या आएगा, t की वैल्यू अगर आप निकालिए तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू का 5 और इंटू का 40 अपॉन, ये भी आप माइनस का 40 करिए अपॉन में 2 इंटू का 5। यहां से देखिए माइनस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट में
144 और प्लस का 20 इंटू का 80, तो हो गया आपके पास 800 और अपॉन का 10। जरा देखिए भैया यहां से t की वैल्यू अगर हम देखें यहां से, तो हमारे पास माइनस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट में 944 अपॉन का 10। t की वैल्यू 2 आ गई, एक वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 12 माइनस का 944 अपॉन का 10, ये t1 ले लो, और एक t2 वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 944 माइनस का 12 अपॉन का 10। कुल मिला के देखा जाए तो ये चीज पॉसिबल है नहीं, क्योंकि नेगेटिव है टाइम, ये पॉसिबल है। अच्छा, ये वैल्यू रफली बताइए कितना होगा। मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये वैल्यू आपके पास अगर 900 होता तो ये 30 होता, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये मान के चलो 32 है, ये लगभग लगभग 32 समझो। 32 ये है माइनस का 12, तो कितना आपके पास बचा 20। तो 32 में से 12 घटा रहे हैं और वो आएगा 20, और 20/10 मतलब 2। तो आपके पास इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 2। पहले वाले का जरा सोचिए, सबसे पहले वाले केस में ही ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था तो कितना हो गया, तो आपके पास बन गया 32 और प्लस का 12, मतलब हो गया आपके पास 44/10 मतलब 4.4। तो इस वाले केस में केस सी में लगभग वैल्यू आ रही है आपके पास 2 सेकंड, और लगभग केस मतलब केस ए में लगभग वैल्यू आ रही है 4.4 सेकंड, और केस बी में देखिए टाइम कितना आया था 2√2, और 2√2 को अगर देखोगे तो √2 की वैल्यू रखिए तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1.414 मतलब 2.8। तो आपको खुद पता चल जाएगा, आपने सोचा भी यही होगा जो मैंने आपको बोला था कि सोचना कि कौन सा टाइम ज्यादा आएगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि सबसे कम समय इस वाले केस में लगेगा, क्योंकि तुमने नीचे की तरफ सीधा फेंका, उसमें ऐसे फेंका इस तरीके का तो ऐसे जाएगा, लेकिन ऊपर फेंकोगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो सबसे कम किधर लगेगा, ऐसे नीचे फेंक रहे हो सीधा, तो ग्राउंड भेड़ जल्दी करेगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और वही आ भी रहा है। ये आ रहा है 2, दूसरे केस में आ रहा है तुम्हारा 2√2, और पहले वाले केस में आ रहा है आपके पास 4.4, मतलब इसका पॉजिटिव टर्म। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। बाकी रेंज तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है, जैसे आपने वैल्यू निकाली। अब जैसे रेंज इसमें बात कर लें, देखो अगर हम रेंज के बारे में बात करें, तो हमारे पास रेंज निकालना है तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स टी इंटू का स्क्वायर, तो ये टर्म 0। हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 इंटू टी की वैल्यू कितनी आ रही है, रफली आप निकाल लीजिए, रफली वैल्यू आप एग्जैक्ट ही रख दो, और रूट में 944 माइनस का 12 अपॉन का, सॉरी कितना था, ये इतना बाहर था ना 12, हाँ बाहर था, अपॉन का 10, ये वैल्यू थी। तो आप ये रख दीजिए, बस बात खत्म। कुल मिला के ऐसे लिखिए 16 इंटू और √944 माइनस का 12 अपॉन 10, ये आ गई रेंज। अब अच्छा ये खुद बताइए, बेसिकली ये टाइम कितना था, मैंने बोला रफली 2, तो रेंज देखिए, आप रेंज भी बता सकते हो किसकी ज्यादा किसकी कम। तो ध्यान रखना, जिसमें टाइम ज्यादा लगा उसकी रेंज ज्यादा होगी। टाइम सबसे ज्यादा किस में लगा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले वाले केस में, फिर उसके बाद टाइम किस में लगा, क्योंकि ax वाला टर्म तो वैसे ही 0 हो रहा है, आपके पास सिर्फ है क्या ux इंटू टी, और ux तीनों डायरेक्शन, तीनों वाले केस में आपका ux चेंज ही नहीं हुआ, तीनों में 16 ही है। भाई ऐसे किया तो भी कंपोनेंट आपका 16 आएगा, ऐसे किया नहीं तो वो 20 होगा, नीचे वाले में 16 होगा। तो केस कर लेते कंपेयर, पहले वाले केस में और तीसरे वाले केस में अगर हम बात करें तो किसकी रेंज ज्यादा होगी। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको रेंज थर्ड मान लेता हूं, और केस 1 वाले को जो हमने केस ए को माना उसकी रेंज 1 मान लीजिए, और केस 1 की रेंज कितनी आती, ये वाला कौन सा केस है बताओ भैया, ये कौन सा वाला केस है, ये वो वाला केस है जिसमें आपने टावर से
बॉल को ऐसे फेंका था, तो इसकी रेंज हम देखना चाहते हैं, ये रेंज कितनी है। तो ये है हमारे पास, मैंने R1 कैलकुलेट कर ली। रफली कितना बोलोगे, तो 16 इंटू का 4.4 अपॉन का 10 कर रहे हैं, और ये वैल्यू कितनी है रफली, ये रफली वैल्यू हो गई आपके पास 12 इंटू 2 अपॉन का 10। ठीक है, एक ही आ गया। और केस थर्ड वाले में क्या था, केस थर्ड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी ही हमको लिखनी है। केस सेकंड वाले में, तो केस सेकंड का भी देखो, रेंज भी एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास ये देगा 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया था, तो ऐसे आया। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट था 2√2। अब इसको अगर हम रेंज लिखेंगे तो रेंज इसे R2 लिख सकते हो, वो कितना आ जाएगा, तो आप लिखोगे ux इंटू का टी। ux 20 दिया है, टी कितना दिया है 2√2। कुल मिला के हम इसे लिखेंगे तो 40√2 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 1.414, लगभग लगभग 1.5 कह सकते हो, तो लगभग आप कह सकते हो जो 56-57 के आसपास आएगा, 56-57। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो आपके पास ये वैल्यू जो आ जाएगी, ठीक लिखा ना ये सब, यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 32/10, तो हो जाएगा 3.2। ये कितना हो जाएगा 3.2 से ज्यादा, मतलब कुल मिला के हमारे पास रेंज सबसे ज्यादा R2 की है, फिर R1 की होगी, और फिर R3 की होगी। ठीक है, और रेंज का पैटर्न तो ये है। क्लियर है। तो अगर आपसे तीनों एक साथ ऐसे क्वेश्चन देखेगा आपको कि एक टावर से 3 केस में हमने सेम वेलोसिटी से, सेम एंगल से और सेम हाइट बिल्डिंग से फेंक रहे हैं, तो किसकी रेंज कैसी होगी। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन के जरिए इस चीज को समझाते हैं आपको। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया कि एक बॉल को 3 डायरेक्शन से फेंक रहे हैं, एक ऐसे, ये 1 मान लो, एक ऐसे, ये 2 मान लो, और एक ऐसे, ये 3 मान लो। तो इसकी रेंज सबसे ज्यादा, इसके बाद इसकी, और इसके बाद इसकी। ये आपको अगर डायग्राम बनाना है तो करेक्ट डायग्राम इसका ये बनेगा। अगर मैंने इनकी स्पीड को सेम लिया तो यू 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 थीटा, और यहां से भी थीटा, हाइट, जो हमने ये डेटा लिया इस डेटा के हिसाब से बता रहे हैं। यू की वैल्यू कितनी ली है आपने, यू की वैल्यू ली है 20, और थीटा कितना है यहाँ पर 37, और एच कितना है 40, और यू की वैल्यू 20। इस केस में आपको कुछ ऐसे देखना होगा। क्लियर है। तो ये बेसिक कहानी है इसकी, जो हमें इसमें समझनी चाहिए थी। केस 2 हमारे पास यही था। अब केस 2 से संबंधित अब हटके ऐसे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, या जो अभी तक आए हैं जेई मेन नीड में, या एडवांस में भी आए हैं, जो भी आए हैं, या एडवांस रजिस्ट्रेशन के फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चंस मुझे कराने हैं वो हम अगली वीडियो में आके कराते हैं। अभी के लिए इस चीज को आप ध्यान रखना, जो सारी बातें हमने जैसे आपको बताई हैं बिल्कुल वैसे ही आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए बेटा, ओके।